नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में आज जिला जाटव महासभा द्वारा अपने टैगोर नगर मैत्री बौद्ध विहार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करौली धौलपुर के सांसद श्री भजनलाल जाटव थे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री पवन मीणा नगर निगम दक्षिण के उप महापौर थे। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष श्री चतुर्भुज खींची ने भी शिरकत की। बताते चलें कि इस पूरे कार्यक्रम को भीम न्यूज इंडिया ने कवर किया। हमारे मुख्य संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की एक रिपोर्ट देखिए, किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शानदार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने और बच्चों ने उपस्थिति दर्ज कराई। चूँकि 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है और ऐसे में कार्यक्रम मनाया जाना बहुत ही लाजमी है। और ऐसे कार्यक्रमों में अक्सर जो वक्ता होते हैं वे अपने मन की बात समाज को बताते हैं। इस कार्यक्रम में डीवाईएसपी एंटी करप्शन श्री ताराचंद ने अपने भाषण में वर्तमान परिस्थितियों और बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब ने इस देश को क्या दिया। बहुत सी ऐसी जानकारी थी जिससे समाज अनभिज्ञ था, वो जानकारी भी डीवाईएसपी एंटी करप्शन श्री ताराचंद द्वारा समाज को बताई गई। ये अपने आप में एक बेहतरीन कार्यक्रम रहा है। एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, साथियों, आज हम एक बेहतरीन खुशी के मौके पर सभी एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम दो महापुरुषों की जयंती का महोत्सव मना रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले, जिनकी जयंती 11 अप्रैल को आती है, और बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती 14 अप्रैल को आती है। 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पर एवं महात्मा ज्योतिराव फूले के 2 दिन बाद हम इन जयंती महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इस जयंती महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं। ज़्यादा तो हम उनको सुनेंगे, लेकिन यहाँ मौजूद जाटव महासभा के समस्त सदस्य एवं कार्यकारिणी व अन्य सभी समाज के बंधु एकत्रित हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़े हॉस्टल का, छात्रावास का निर्माण करके एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया। इससे ज़्यादा एक बेहतरीन आवश्यकता जो हमको होती है वो होती है साथियों विचारधारा की। हर समाज का, हर संस्कृति का, हर अपने समाज का किसी न कोई कल्चर होती है, संस्कृति होती है, कोई न कोई परंपराएं होती है, हर समाज की होती है। जाटव महासभा जिला कोटा द्वारा अपनी संस्कृति को, अपनी ऐतिहासिक संस्कृति को कायम रख करके यहाँ एक बौद्ध विहार का निर्माण करके और बाबा साहब और भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक साथ स्थापित करके एक बेहतरीन कदम उठाया है, जिसमें समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसी जगह है जो हमें हमारी मूल विचारधारा से, हमारी ऐतिहासिक विचारधारा से, हमारी संस्कृति से जोड़ती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर 4 महापुरुषों का जिक्र करूँगा। भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, चारों महापुरुषों का एक बहुत ही गहरा संबंध है। ये चारों महापुरुष का जो संबंध है, ये विचारधारा है, वो विश्वव्यापी विचारधारा है। और हर कोई तिथि, हर कोई वक्त एक ऐतिहासिक तरीके से जुड़ा हुआ है। जब समाज के अंदर, विश्व के अंदर विरूपता आ रही थी, भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को धम्म का मार्ग दे करके, मानवता को धम्म का मार्ग दे करके
और एक अच्छी दिशा दी, धम्म दिया, ज्ञान दिया, जिससे हमारा भारत विश्व गुरु कहलाया। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश वो चारों तरफ पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कायम है। इस कारण से वह विश्व गुरु कहलाया। उसके बाद में चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो विश्व में विजेता के रूप में हुए, उनके समक्ष 40 देशों ने एक साथ सरेंडर किया था। उनके ही पद चिन्हों पर चलकर बाबा साहब ने, साथियों, 14 अक्टूबर जो आता है हमारे, 14 अक्टूबर का जो दिन है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, वो एक महत्वपूर्ण दिवस है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब भगवान तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पहला जब उपदेश उन्होंने दिया था, तो आषाढ़ की पूर्णिमा का वक्त था, और उसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो वो उस समय 14 अक्टूबर की वो डेट आती है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भगवान गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। उसी दिवस को कायम रखते हुए सम्राट अशोक ने अपने जीवन में धम्म का मार्ग अपनाया, बुद्ध का मार्ग अपनाया, मानवता का मार्ग अपनाया। वो भी वही आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था जब बाबा साहब ने धम्म का मार्ग अपनाया था। 14 अक्टूबर 1956 को वो आषाढ़ पूर्णिमा का ही दिन था, और उन्होंने सम्राट अशोक के मार्ग पर चलते हुए और वो धम्म का मार्ग अपनाया था। साथियों, बाबा साहब के बारे में ज़्यादातर जो हमें कथाएं सुनाई जाती है वो ये है, पीछे झाड़ू लटकाया और उनसे मुक्ति। ठीक है, बाबा साहब ने ये सब चीज़ों से मुक्ति दिलाई, लेकिन बाबा साहब ने आपको अपना एक सच्चा इतिहास भी याद दिलाया था। बाबा साहब ने आपको वो इतिहास याद दिलाया था कि आप सम्राट अशोक की संतान हो, आप शेर की तरह दहाड़ के जियो, हमेशा सम्राट अशोक की तरह जियो, राजा बन के जियो, एक गुलाम की तरह जिंदगी मत जियो। और यही वजह है बाबा साहब ने जब सम्राट अशोक का जो प्रतीक हमको दिया था, 4 शेरों का जो भारत का जो मुख्य प्रतीक है, 4 शेर का मतलब शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 शेर जो है वो 4 शेर सम्राट अशोक ने पहले स्थापित किया था, अशोक स्तंभ। तो उसका मतलब ये था कि बुद्ध की जो वाणियाँ हैं, वो बुद्ध की वाणी चारों दिशाओं में ऐसी वाणी है जो शेर की दहाड़ की तरह है। शेर की दहाड़ जैसे घूमती है, चारों दिशाओं में गर्जना होती है, उसी तरह बुद्ध की वाणी है। तो बुद्ध की वाणी विश्व के चारों दिशाओं में गुंजायमान होती है। तो इसलिए सम्राट अशोक ने 4 शेरों का एक स्तंभ बनाया था, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। और उसी अपने स्वाभिमान इतिहास को कायम रखते हुए बाबा साहब ने संघर्ष करके, अंग्रेज सरकार से संघर्ष करके, भारतीय नेताओं से संघर्ष करके अपने देश के अंदर, और ये एक प्रतीक दिया, सम्राट अशोक का प्रतीक दिया। और देश को इसलिए आज जितनी भी सेनाएं हैं, जितनी भी बेल्ट की नौकरियां हैं, सम्राट अशोक के स्तंभ जो है उनके माथे पर शोभायमान रहता है। 4 शेर उनके माथे पर शोभायमान रहते हैं। तो बाबा साहब द्वारा दिया गया हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफा है, उपहार है। बाबा साहब ने महात्मा ज्योतिबा फुले को भी पढ़ा था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 19वीं शताब्दी में, उस समय वो अलग जगा दी थी, वो बिगुल बजा दिया था। जिस समय जातिवादी व्यवस्था बहुत जोरों पर थी, तो जाति व्यवस्था को लात मारने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने अग्रणी कदम उठाया था। और उस समय, जिस समय पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने स्कूल खोल के दिखा दिए थे। इसलिए बाबा साहब ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते हुए उस पर आगे कार्य करने का प्रयास किया। आज दोनों महापुरुषों की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छी परिवेश की आप है, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार का हमारा जात समाज का साकारात हो, बिल्डिंग हो, आदेश लोग हो, बाबा साहब ने कहा था, तीन बातें कही थी, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग शिक्षित तो हो गए, लेकिन संगठित नहीं हुए। आपके पास में मिलने लोग आ रहे थे, आपने पूछा था कि ये कार्यक्रम में एमपी साहब ने, उन्होंने कहा था हमारे से साथ संस्थान है, कई कार्यक्रम। तो मेरा निवेदन है, जो कहते हैं छोड़ के जाने को कहा और हमने छोड़ के
तथागत गौतम बुद्ध भगवान, भारत के संविधान रचयिता, हम सबके प्रेरणा स्रोत और शिक्षा के जगत को अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले के चरणों में सशक्त नमन। मेरे साथ मंच पर विराजमान आपके सबके जाने पहचाने हमारे डिप्टी मेयर सम्मानीय पवन मीना जी, मेरे साथ आए हमारे जाटव समाज के 360 गांव के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे उपाध्यक्ष सम्मानीय रामचरण जी जाटव साहब करौली से, सम्मानीय चतुर्भुज खींची साहब, सम्मानीय प्रवीण कुमार कदम जो अध्यक्ष हैं जाटव महासभा के और अभी करौलियों में एग्रीकल्चर विभाग में कार्यरत हैं, मुनेश सायपुरिया जी महासचिव जाटव महासभा, जगबीर जी पूर्व महासचिव जाटव महासभा, सम्मानीय हंसपाल जी यादव, सम्मानीय विनय सिंगल साहब पत्रकार, सम्मानीय हीरालाल जी एडवोकेट, सम्मानीय बीपी सिंह जी, मोहन सिंह जी, सम्मानीय जोनल अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST श्रीमती ज्योति यादव जी, सम्मानीय श्रीमती रानी जी, श्रीमती रीता रानी जाटव साहब, सम्मानीय नरेंद्र कुमार जाटव साहब, सम्मानीय मेरे साथ गौरव मीणा जी, सम्मानीय अनिल कुमार जी और काफ़ी नाम हैं इसके ऊपर। सभी मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित साथीगण सामने बैठे हैं, काफ़ी देर से देवी पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से 11 तारीख को भी महात्मा ज्योतिराव फूले और कल 14 तारीख को आने वाली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं सभी को आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथियों, आप क्योंकि मेरे को भी अभी करौली पहुंचना है क्योंकि कल के कार्यक्रम लगे हैं, सम्मानित ताराचंद जी जो पुलिस उपाध्यक्ष हैं, हाँ उपाध्यक्षक हैं, और कौन लिखा है नाम, भ्रष्टाचार निवारण ACB में हो गए ना, हाँ ताराचंद जी तो भरतपुर के तो हैं। भाई कुछ लोग तो कुछ ना कुछ मिले हुए हैं, कुछ जानकार हैं, कुछ मंत्री था तब मिल लिए, कुछ बगैर मंत्री थे तो मिल लिए, और बची कुछ ही मुलाकात अब हो जाएगी। तो सभी जितने भी प्रांगण हैं जो बैठे हैं सब लोग आप सम्मान के योग्य हैं और कल के कार्यक्रम हैं, इसलिए मैं अभी जाना चाहूँगा। आप सब लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको उत्साह जो आपका जिस तरह से आप में तमाम जो हमारी महिला शक्तियों की उपस्थिति है, हमारे नौजवानों की उपस्थिति है, हमारी बेटियों की उपस्थिति है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। साथियों, हर साल की तरह आप बाबा साहब की जयंती मनाते आए हैं, मुझे लगता है कल भी मनाएंगे। मैं ज़्यादा सब लोग आप बाबा साहब के बारे में जानते हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले के जानते हैं, सम्राट के बारे में जानते हैं, सब में आपने हिस्ट्री उनकी पढ़ी हुई है। वो ऐसे महापुरुष थे और आजकल गूगल पर सर्च करो तो सारी चीज़ें आ जाती है, GPT पे आप सर्च करो तो सारी चीज़ें आ जाती है, सब लोग पढ़ते लिखते हैं। पर मेरा आपसे निवेदन है, पढ़ना एक अलग चीज़ है और उस चीज़ को अपने आप में उतारना एक अलग चीज़ है। दोनों का डिफरेंट एक अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आया, मैंने भाषण दिया, मैं गेट के बाहर जाऊंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपके बीच में आया, तमाम हमारे मंचासीनों ने स्पीच दी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं या कोई सम्मानित आपको कुछ बोल के जाते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अपने जीवन के अंदर ज़रूर उतारनी चाहिए। आप जानते हैं, घर में चाहे महिलाएं हो, चाहे घर में बुजुर्ग हो, जब पंचायतें गांव में हुआ करती थी, बुजुर्ग लोग जब थाने कचहरी नहीं हुआ करते थे, तब बुजुर्गों की पंचायतें बुलाई जाती थी। भाई गांव में मोहल्ला में पंचपटे को बुला लो, बुजुर्गों को बुला लो, वो हो सकता है निवारण कर देंगे और अच्छी बातें कहेंगे। महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, वो भी जब कोई घर में दिक्कत आती है तो बुजुर्ग महिलाएं इकट्ठी होती हैं, उस समस्या को दूर करते हैं। इसकी बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि उस पंचायत के अंदर बुजुर्गों को क्यों बुलाया जाता है।
उसमें नौजवान भी आ सकते हैं, उसमें बच्चे भी आ सकते हैं। उसका रीज़न यह है कि उन बुजुर्गों को उनको इसलिए बुलाया जाता है कि उनको अपने जीवन का ज्ञान होता है, अपने उन जीवन का ज्ञान आता है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर कितने उतार चढ़ाव झेले, कितनी उन्होंने परिस्थितियां झेली, कितनी उन्होंने यातनाएं सहन करी, कितनी समस्याओं को संघर्ष कर कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी का उदाहरण मैं बाबा साहब के रूप में देना चाहूँगा कि 75 साल पहले बाबा साहब ने कितनी परेशानियाँ झेली होंगी, कितनी यातनाएं सहन करी होंगी, कितने उन्होंने संघर्ष करने पड़े होंगे। आज स्थिति यह है, 75 साल पहले स्थिति क्या होगी। जिस जमाने के अंदर लाइट नहीं थी, पढ़ने के लिए साधन नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं थे, पढ़ने के लिए दूर दूर तक स्कूल कॉलेज नहीं थे, आपको स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, आपको अच्छे कपड़े पहनने की व्यवस्थाएं नहीं थी। आप जितनी महिलाएं साड़ी पहन के बैठी हैं, साड़ी पहनने की व्यवस्थाएं नहीं थी, बोलने का अधिकार नहीं था, आपको अच्छा खाना घर में यदि कोई रिश्तेदार को बना दे उसका अधिकार नहीं था। और दलित शोषित पिछड़ों को ऐसे पीछे कोई ऐसी वस्त्र बांध देते थे कि यहाँ है कि दलित गुजरा है, वहाँ है कि उच्च जाति के लोग नहीं गुजरते थे। कितनी यात्राएं बाबा साहब ने उस जमाने में और हमारे बुजुर्गों ने सहन की। उन परिस्थितियों को देखते हुए आज से 100 साल या 150 साल आगे की पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोच समझ के दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान दे दिया विश्व का, लोकतंत्र को इतना मजबूत कर दिया, विश्व का इतना बड़ा संविधान दे दिया कि आज हम सब लोग जो है ये भजनलाल जाटव पे बढ़िया कुर्ता पाजामा है, आप लोगों पे बढ़िया पैंट शर्ट है, ये मंचों पर सबका बढ़िया और बढ़िया सोने की चैन है, हाथों में मोबाइल है, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। यदि आज हमें अधिकार नहीं देते, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं देते, हमें नहीं तो जो शोषित वंचितों को अधिकार नहीं मिल पाते, तो भजनलाल जाटव ना तो उस पार्लियामेंट में बैठ पाता, ना विधायक बन पाता, ना राज्य सरकार में मंत्री बन पाता। क्योंकि आपको पता है, आपको आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो आपको समानता का अधिकार नहीं होता। आज भी देश के अंदर आप गांव में चले जाइए, देश आज़ाद हो गया पर आप लोग आज़ाद नहीं हुए। हो गया आज़ाद आज ही, अभी 66-68 घंटे पहले एक जाटव समाज की सुरेंद्र कुमार की दिन दहाड़े कोटा शहर के अंदर चाकुओं से घोंप कर हत्या कर जाती है। लोग देखते रहते हैं, तमाशगीर उसको देखते रहते हैं, गाड़ियां आती है उस पर मारपीट करके चले जाती हैं और लोग तमाशा देखते रहते हैं। पुलिस तमाशा देखती रहती है, एक उस कोने पे पुलिस होती है, दूसरी इस कोने में पुलिस होती है, पर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है। और वो क्यों नहीं पकड़ पाती है? यदि वही बच्चा शेड्यूल कास्ट से नहीं होता, यदि उच्च समाज से होता, अपर कास्ट से होता, तो मुझे लगता है उन अपराधियों की गिरबान वहीं पकड़ लेते लोग, वहीं उसकी गिरबान पकड़ लेते और पुलिस के हवाले कर देते। आप सोचिए, ऐसी मानसिकता के लोग आज भी इस पृथ्वी पे जिंदी हैं। आप सोचिए कितना संघर्ष बाबा साहब हमारे बुजुर्गों ने किया होगा, बहुत संघर्ष किया होगा, कितनी यातनाएं झेली होंगी। मैंने भी, बुजुर्ग बैठे हैं, कितनी यातनाएं झेली होंगे। उस जमाने के अंदर पढ़ाई के क्लास में बैठते थे, ये चमार है इसको मत बैठने देना, ये शेड्यूल कास्ट का इसको मत बैठने देना, पढ़ने का अधिकार नहीं था, बैठाते तो दूर बैठाते थे, नहीं इसको दूर बिठा दीजिए। और आज भी मुझे कहते हुए बड़ी फिक्र नहीं, सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, किसी भी दल की हो, आज भी यदि बच्चियां जाते हैं, बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, तो घड़े की पानी की व्यवस्था आज भी एक समानता का अधिकार स्कूलों के अंदर नहीं है। शहरों के अंदर हो सकता है, ग्रामीण स्तर के अंदर आज भी हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जितने साथी यहाँ बैठे हैं, चाहे जितनी नौकरी करते हैं हमारी बेटियां बैठी हैं, आज भी उनके साथ वही व्यवहार होता है जैसे ये छोटा है, ये नीच जाति का है, ये ऊंच जाति का है, ये नीच जाति का है, ये ऊंच जाति का है, ये शेड्यूल कास्ट का है, ये शेड्यूल ट्राइब का है, ये अपर कास्ट का है, ये फलानी कास्ट का है। अरे भैया, जिसने शिक्षा ले ली, मैं भी एमएलए हूँ, सांसद हूँ, मैंने भी शपथ ली है,
मैंने भी शपथ ली है भारत के संविधान के तहत। राजनीतिक दल मेरा कांग्रेस हो सकता है, बीजेपी का दल कोई हो सकता है, बट जब हमने सरकार की संविधान की शपथ ले ली, उसमें कोई राजनीतिक दल और कोई जाति नहीं होती। हम लोग संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शपथ ले ली तो हम समान हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंच हो, नीच हो, चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो किसी दल का नहीं होता, वो सरकार का नुमाइंदा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को एक रहना पड़ेगा। अभी संघर्ष की लड़ाई और आगे बाकी है, अभी आप लोग आजाद नहीं हुए, लड़ाई बाकी रहेगी। क्या आप सच बताना ईमानदार से? भाषण तो मैं बाबा साहब पे, महात्मा ज्योतिराज फूले पे बहुत दे दूंगा, आप भी बहुत दे देंगे, बहुत मेरे से ज़्यादा आप लोग ज्ञानी भी बैठे हैं, विधाता भी बैठे हैं। क्या गाँव में से छुआछूत खत्म हो गई? बताओ, हो गई क्या? बोलिए भाई। आज भी जब कोई गांव में निमंत्रण लगता है, पहले दूसरी जाति वाले जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद आप लोगों को खाना परोसा जाएगा, उसके बाद परोसा जाएगा, पहले आपको नहीं बुलाएंगे। मैं एमएलए हूं, सांसद हूं, ये एडिशनल एसपी हैं, कोई कमिश्नर है, वो तो हमारी पोस्ट को खाता खिला रहे हैं, समाज को नहीं खिला रहे। वो समाज को सीट पे बैठ के हमें खाना इसलिए खिला रहे हैं कि हमारी पोस्ट को सलाम है, बाबा साहब के संविधान की सलाम को, उसको खिला रहे हैं। और वही व्यक्ति यदि गांव का रहने वाले व्यक्तियों से महल या तिबारे के अंदर क्या खाना खा सकता है? क्या सोफे पे बैठ के नहीं खा सकता। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए लिखिए, बाबा साहब की प्रेरणा से आप लोग, शिक्षा का अधिकार वो शिक्षा का अधिकार है। आज के ज़माने के अंदर खर्चे बहुत होने शुरू हो गए हैं, इसलिए बिजनेस व्यापार आप लोगों के पास है नहीं, ले दे के आपके पास शिक्षा बच गई है। शिक्षा में जब तक आप लोग संपूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति की नौकरी लग जाती है तो 3 पीढ़ियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। मैं भजनलाल जाटव सांसद हूं, मैं हैंडपंप और ट्यूबवेल तो लगवा दूंगा, कहीं नाली बनवा दूंगा, कहीं नाला बनवा दूंगा, उससे आपका विकास, मैं नहीं मानता आपका विकास हो जाए। नाली तो 5 साल बाद फिर टूट जाएगी, फिर बनानी पड़ेगी, ट्यूबवेल 4 साल बाद सूख जाएगा, फिर ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा। पर शिक्षा की कलम और आपकी नौकरी लग गई तो कम से कम आपको, आपके परिवार को, आपकी आर्थिक दृष्टि 3 पीढ़ी से आपकी मजबूत हो जाएगी, जिससे आज के युग में पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बगैर पैसे के आज की डेट में कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि पढ़ाई का धीरे धीरे तो एजुकेशन का जिस तरह से व्यापार होता जा रहा है, आप देख लो कोटा के अंदर इतनी यहाँ पर आपकी यहाँ कोचिंग सेंटर है, कितनी महंगी महंगी कोचिंग सेंटर है, बहुत महंगी कोचिंग सेंटर है। और मैं खासकर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बेटियों को आप सम्मान दें, बेटियों को पढ़ाएं। इतने अच्छे हमारी बेटियां बैठी हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, इनको मैंने सम्मानित किया। और कार्यक्रम होता है नहीं आता, मैं नहीं आता, पर जहाँ बच्चों के सम्मान की बात होती है तो मैं ज़रूर उस कार्यक्रम में पहुँचता हूँ। और मैं इसलिए जाता हूँ कि ये इनको इस चीज़ का मनोबल बढ़ेगा कि हमारा सांसद आया था, हमारा विधायक आया था, वो हमें सम्मानित करके गया, ये मैं वो फ़ोटो खींची है, ये मेरी फ़ोटो लगा के रखेगी, 10 जगह अपने फ्रेंड सर्कल में बताएगी, उससे इसका हौसला बढ़ेगा। और इससे जब पता लगेगा कि इनका सांसद है, इनका विधायक है, मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा, परंतु कहीं ना कहीं अधिकारियों में यह भय और डर हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं सांसद से ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं ये विधायक से ताल्लुक रखते हैं, तो आप पे कहीं ना कहीं अत्याचार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी। मेरा आने का मकसद ये होता है, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, बच्चियों को पढ़ाएं, लिखाएं, अच्छे पदों पर पहुँचाएं। आप मेरी बेटी जैसे मैंने अपने सम्मानित किया। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया।